नमस्कार। कानूनी पहलू में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गुंजन। आज फिर कानूनी पहलू लेकर हम हाजिर हैं। जिस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे वो है दहेज उत्पीड़न। अगर आप लोगों के भी विषय से जुड़े कुछ सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। दहेज उत्पीड़न और उससे जुड़ी कानून पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आजादी से आज तक हम कई कुप्रथाओं से लड़ रहे हैं और इन्हीं कुप्रथाओं को हमारे समाज से पूरी तरह हटाने में कामयाब भी रहे हैं। पर दहेज प्रथा ये एक ऐसी प्रथा है जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। इसे हटाने के भारतीय कानून में इसके बदले हुए स्वरूप के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए ये धड़ल्ले से बीमारी की तरह बड़ी तेजी से फैल रही है। इसे हटाने के सरकारी प्रयासों के तहत 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बनाया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 304B और 498A के अंतर्गत दंड का भी प्रावधान है। कुछ समय के लिए इसमें कमी भी आई, लेकिन अब वापस अपना स्वरूप बदलकर ये बड़ी सामाजिक समस्या बनकर उभर रही है। शादी के वक्त लड़की को उपहार स्वरूप नकद रुपए, गहने, उसके ससुराल पक्ष की पसंद अनुसार चीजें देना दहेज के अंतर्गत आता है। हालांकि इसके साथ उपहार शब्द जुड़ा है, लेकिन फिर भी इसमें उपहार जैसा कुछ नहीं होता। पहले वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से शादी के लिए खुले आम दहेज की मांग की जाती थी। पढ़े लिखे सभ्य समाज में जितने ऊंचे पद पर लड़का होता है, उतने अधिक दहेज का चलन है। हालांकि अब ये दहेज के रूप में ना मांग कर उपहार के रूप में ही मांग का हिस्सा होता है। कहने को तो बिना किसी मांग के अपनी खुशी से लड़की को उपहार स्वरूप उसके पति को गाड़ी, घर दिए जाते हैं, पर वास्तव में ये लड़के वालों की अप्रत्यक्ष मांग होती है। इस प्रकार इस नए रंग रूप में दहेज तेजी से फल फूल रहा है। ऐसा माना जाता है कि दहेज प्रथा महिलाओं पर अत्याचार है। एक तो लड़की शादी कर लड़के के घर जाती है, उस पर भी उसके बदले दहेज की मांग की जाती है, पर ये एक तरफा सच है। हकीकत में देखें तो दहेज पुरुषों के लिए महिलाओं से ज्यादा अत्याचारी है। दहेज प्रथा के नाम पर एक बहुत क्रूर उपहार संरचना है। इसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को तो खरीद फरोख्त की जगह ही बना दिया है। लड़की की स्थिति को दोयम दर्जा देने में भी इसका बड़ा हाथ है। दहेज के नाम पर कई शादियां टिक नहीं पाती। इस पर समाज को फिर से सोचना होगा। तो दहेज उत्पीड़न क्या है, क्या क्या आता है इसके तहत, क्या है इससे जुड़ा कानून, इस बात की जानकारी हमें देंगे एडवोकेट विवेक नासा। विवेक जी वेलकम। थैंक यू। विवेक जी, दहेज उत्पीड़न की जब हम बात करते हैं, लड़कियां जलाई जाती हैं, मार दी जाती हैं, आप मुझे ये बताइए कि दहेज उत्पीड़न के अंदर इसके अलावा और क्या क्या आता है? दहेज उत्पीड़न मतलब कि यही है कि दहेज मांगना, औरतों पे क्रूरता करना, उनके साथ क्रूअल्टी करना, उन्हें जला के मार देना, ऐसा कुछ करना जिसकी वजह से उन्हें कोई इंजरी हो, मेंटल या फिजिकल, उनको इस पोजीशन तक ले जाना कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाएं। ये सब दहेज उत्पीड़न में ही आता है। तो क्या इसमें सिर्फ फिजिकल अब्यूज आता है, या आप अगर किसी को मेंटली हैरेस कर रहे हैं, यानी कि बहू आई तुम्हारे घर से, ये नहीं आया, वो नहीं आया, या तुम देखने में अच्छी नहीं लगती, या व्हाटएवर द कॉजेज मे बी, क्या ये भी दहेज उत्पीड़न के अंदर आता है? बिल्कुल, जो भी चीज़ें आपने कही ये सब दहेज उत्पीड़न में ही आता है। विवेक जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। मान लीजिए नई शादी हुई, उस वक्त सब कुछ ठीक रहा, उसके कुछ समय बाद दहेज उत्पीड़न आपका शुरू हो गया, या कहना शुरू कर दिया, या मारना पीटना शुरू कर दिया, तो एक महिला ऐसे में सबसे पहला स्टेप क्या ले सकती है? ऐसे केस में महिला सबसे पहला स्टेप ले कि अपने रिलेटिव्स को बताए। उसके बाद वो खुद या उसके रिलेटिव्स पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। अपने ज़िले के वुमेन सेल में जा सकते हैं, वो रिकन्सिलिएशन की कोशिश करते हैं। रिकन्सिलिएशन अगर सफल नहीं होती तो कंसर्न थाने में जाकर कंप्लेंट भी की जा सकती है। अगर पुलिस स्टेशन भी आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करता तो फिर तीसरा प्रावधान आपके पास है, डायरेक्ट कोर्ट में आए और क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करें। अगर आपके पास कोई ऐसी महिला है जिसके पास इतने पैसे नहीं है
या कोई सोर्सेज नहीं है वो किसी वकील को हायर कर सके, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसके पास जाके वहाँ से उनके पास दरख्वास्त दें और वहाँ से फ्री वकील की सुविधा भी की दी जाती है, फ्री सुविधा। दहेज उत्पीड़न के खिलाफ कानून क्या कहता है? दहेज उत्पीड़न के खिलाफ कई तरह के कानून है। पहले तो डाउरी प्रोविजन एक्ट है, जिसके तहत दहेज मांगना या दहेज देना एक ऑफेंस है। दहेज मांगने वाले को 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। दहेज लेने या देने वाले को 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जिसकी चर्चा हमने पिछले सप्ताह भी की थी, घरेलू हिंसा अधिनियम, उसके अंतर्गत भी कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है। वो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया ही है कि क्या क्या सोर्सेज हैं, किस तरीके से हम कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। फिर धारा है 498A, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जिसमें कि एक महिला अपने पति या उसके रिलेटिव्स के खिलाफ अगर उसके साथ कोई क्रूरता की जाती है लड़की के खिलाफ, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। क्रूरता, अब इसी सेक्शन में ही क्रूरता भी डिफाइंड है। अगर ऐसा कोई विलफुल कंडक्ट है जिसकी वजह से जो महिला है वो उसे सुसाइड करने तक वो मजबूर हो जाती है, तो वो ऐसी क्रूरता के में आता है और उसके ऊपर 498A एप्लीकेबल होगा। या ऐसा कुछ हो जिसमें महिला को हरास किया जाए डाउरी लाने के लिए कि वो लाई है या शादी के बाद नहीं लाई है, इसलिए उसे हरासमेंट की जाए, वो भी 498A के अंतर्गत ही आएगा। 498A की हम बात कर रहे हैं। इस कानून को बनाया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के हैरेसमेंट आपके साथ हों अगर आप 498 लगा रहे हैं किसी पर। पहली तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि आप एक महिला होनी चाहिए। 498A एक आदमी नहीं लगा सकता, पहली चीज़। दूसरी बात, उसके साथ क्रूरता की गई हो, शी शुड हैव बीन सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी। तीसरी चीज़, क्रूअल्टी किस नेचर की है? या तो कोई विलफुल कंडक्ट है जिसकी वजह से औरत सुसाइड करने पे मजबूर हो गई हो, या ऐसी उसको कोई इंजरी हो गई हो, उसकी लाइफ की कोई थ्रेट हो, या उसकी लाइफ को लिम्ब को कहीं ऐसी इंजरी हो, चाहे वो मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, या उस औरत के साथ कुछ ऐसी हरासमेंट की जाए उसको दहेज लाने के लिए, या तो दहेज वो लाई है और लाने के लिए, या नहीं लाई है उसके लिए कि दहेज आप लाएं, ऐसी कोई भी वस्तु लाएं मूल्यवान, वो सब कुछ ऐसा कुछ हरासमेंट की जाए, वो सब कुछ, ये सारी कंडीशंस हैं 498A की। मान लीजिए कि ऐसा हो कि किसी महिला के साथ इस तरह का कोई भी उत्पीड़न है, तो सबसे पहले वो कहाँ कंप्लेन कर सकती है? सबसे पहले उसे जाना चाहिए कंसर्न SHO के पास, कंसर्न थाने में। उसके बाद वो वुमेन सेल में भी जा सकती है। हर जिले में एक वुमेन सेल बनाया गया है। वुमेन सेल कोशिश करता है कि रिकंसिलिएशन की जा सके, और अगर वहाँ भी बात नहीं बनती है तो कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट करता है कि आप इसकी FIR दर्ज करें 498A में। वकील साहब, एक बात और बताइए, 498A अगर आप किसी पर लगाते हैं या आप कहीं से भी उत्पीड़ित हैं, क्या इसकी कोई म्याद है? क्या कोई वैलिडिटी पीरियड है 498A का? कोई वैलिडिटी नहीं है। किसी के खिलाफ, किसी औरत के खिलाफ हरासमेंट करने की जब कोई वैलिडिटी नहीं है, ये देखा गया है, किसी औरत के खिलाफ शादी के 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद तक भी हरासमेंट की जा सकती है, अलग अलग नेचर्स की, तो वो 498A के ही अंतर्गत आता है। ऐसा देखा गया है, लोगों में मिसकंसेप्शन है कि 498A की कंप्लेंट सिर्फ 7 साल तक ही दायर की जा सकती है। ऐसा गलत है। अगर 7 साल के बाद महिला के साथ हरासमेंट की जाए, उसका उत्पीड़न किया जाए, क्या वो 498A में कंप्लेंट दर्ज नहीं करा सकती? ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए एक समान है। शादी के 7 साल पहले वाली महिला के लिए भी, या उस महिला के लिए जिसकी शादी को 7 साल बाद, 7 साल से ज्यादा हो गए हैं, कानून सबके लिए एक समान ही है। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश कुमार हैं जींद से। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे दरखास्त करेंगे अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आप दहेज के बारे में बातें कर रहे हैं। जी रमेश जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हेलो रमेश जी, आपसे दरखास्त है, टीवी की वॉल्यूम पहले बंद कर दीजिए। हाँ मैम, बंद कर दिए। जी बताइए। मैम, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आप दहेज के बारे में बातें कर रहे हैं। हेलो जी 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 बोलिए। अपने भारत में सभी घर में दहेज दिया जाता है, ऐसा कोई होता नहीं जिसमें दहेज नहीं देते हैं। इसको रोका कैसे जा सकता है? रमेश जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। मुकेश कुमार जी हैं फरीदाबाद से। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार।
नमस्कार मैम। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा वकील साहब से एक क्वेश्चन है कि मुझे शादी में एक i10 कार मिली थी। जी हाँ जी मैम, मुझे एक शादी में कार मिली थी। जी वो कार मेरे जो साले की घरवाली है उसके नाम है। जी अब हमारी बीच में थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है जी। जी तो अब हमारी मैम, तो मैम क्या वो दहेज के अंडर ही आएगी या अलग आएगी? जी जी जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्हें शादी में उपहार स्वरूप एक i10 कार दी गई थी, जी जो कि इनके साले की वाइफ के नाम है। जी अब ऐसा अगर वो कोर्ट में जाते हैं, उनकी पत्नी अगर कोर्ट में जा रही, जैसे कि ये कह रहे हैं इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो अब ये तो कोर्ट ने देखना है। अब इनके पास ये डिफेंस अवेलेबल है कि वो ये तो मेरी साले की वाइफ के नाम है, पर वो तो ये प्रूव करेंगे ही कि आपको शादी में दी गई थी। तो अब ये तो कोर्ट के ऊपर ही है, उसको क्या कंडक्ट किस तरीके किस पर नेचर में वकील लेता साहब, है। साला तो जो आपकी वाइफ है उनका भाई हुआ ना, जी, तो ये तो आपका ससुराल पक्ष का ही मामला हो गया एक पर तरीके उन्हें उपहार स्वरूप दी गई है। अब ये तो कोर्ट निर्धारित करेगा कि या क्या ये कार की मांग की गई थी या कार उपहार स्वरूप दी गई थी। अब ये तो कोर्ट की बातें हैं। से।